हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। 17 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों पर एक बुकलेट जारी किया। ये बुकलेट 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर मोदी 3.0 की उपलब्धियों पर आधारित था। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, गरीब कल्याण, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी चीजों का जिक्र किया गया। लेकिन मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल वैसा नहीं है जैसे पीएम मोदी चुनावों से पहले अपनी रैली में कहा करते थे। चुनावों से पहले पीएम मोदी ने टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें कहा गया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में काफी बड़े फैसले लिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। इसके साथ ही मोदी 3.0 के पहले 100 डेज में जो फैसले लिए जाने हैं उनको भी ब्यूरोक्रेट्स को तैयार करने का काम दिया गया। इलेक्शन से पहले बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस में थी कि इस बार भी वे अपने पिछले 2 टर्म की तरह एक बड़े मार्जिन के साथ सरकार में वापस आने वाले हैं। इसलिए पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि उनका तीसरा कार्यकाल काफी बड़े फैसलों वाला होगा। अपनी हर रैली में पीएम मोदी अपने 3rd टर्म का जिक्र किया करते थे। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन इस बार उनकी सीटें कुछ कम हो गई। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। इलेक्शन के पहले जो नारा दिया गया था कि अब की बार 400 पार, वही जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो बीजेपी सिर्फ 240 सीटों तक ही सिमट गई। इसलिए मोदी 3.0 के पहले 100 डेज में जो बड़े फैसले लिए जाने थे उनको शायद अब कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी इस बार सिर्फ अपने दम पर सत्ता में नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है और एनडीए की सरकार है। पहली बार नरेंद्र मोदी किसी मिलीजुली सरकार के प्रधानमंत्री है, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी के पास 272 से ज्यादा सीटें थी जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से 32 सीटें दूर है। इसलिए इस टर्म में बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन पर इन पार्टियों की बीजेपी से अलग विचारधारा हो। बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि इनमें से कोई भी अपना समर्थन वापस ले। इसीलिए बीजेपी इस बार अपने हर एजेंडे पर बहुत विचार विमर्श करके आगे बढ़ने वाली है। किसी भी बिल पर वो जल्दबाजी नहीं करेगी। पहले 100 दिनों में उनका जो टारगेट था, जिन बिलों को पार्लियामेंट से पास करवाना था, सही समय आने तक उनको अब रोक दिया गया है। 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी, लेकिन देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण पर सीधा हमला है। इसके बाद 20 अगस्त को पीएम मोदी ने लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन रद्द करने का निर्देश दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 4 महीने ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने क्या है? अगर नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल को देखें तो 10 सालों में सिर्फ 2 ऐसे बड़े मौके थे जिन पर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। पहला फैसला था कि 2015 में मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में 9 बदलाव करना चाहती थी। इसलिए लाया गया भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। देश भर में भी इसका विरोध हो रहा था। इसके बाद पीएम मोदी ने इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया और सरकार ने 9 में से 6 प्रमुख संशोधनों को वापस ले लिया। दूसरा फैसला जिसे सरकार ने वापस लिया वो है 3 कृषि कानून। सरकार ने सितंबर 2020 में 3 नए कृषि विधेयक पारित किए। किसानों ने इन कानूनों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े बिजनेसमैन की दया पर निर्भर हो जाएंगे। कई महीनों तक आंदोलन चला, सैकड़ों किसानों की जान चली गई। इसके बाद 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कुछ और बड़े फैसले जैसे नोटबंदी, आर्टिकल 370 और 35 से हटाना, इन पर भी विरोध हुआ, लेकिन यहाँ पर सरकार अपने फैसले पर कायम रही। अभी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 4 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सरकार को 5 बड़े फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा। 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लेटर एंट्री के जरिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी, जिसमें डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे काफी पावरफुल पोजीशन पर भर्ती होनी थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन के रोस्टर सिस्टम को लागू करने का जिक्र नहीं था। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती को रिजर्वेशन विरोधी बताया।
बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियां जैसे जेडीयू, एचएएम और एलजेपी ने भी इसका विरोध किया और 3 दिन बाद ही 20 अगस्त को पीएम मोदी के निर्देश पर यूपीएससी ने यह वैकेंसी रद्द कर दी। मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लेकर आई। इसके जरिए सरकार वक्फ बोर्ड के ढांचे में काफी बड़े बदलाव करना चाहती थी, जैसे वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो, केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाएं शामिल हो, बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बने। साथ ही केंद्र सरकार सीएजी के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। वक्फ को अपनी संपत्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। संसद में हंगामा बढ़ने पर सरकार ने इस बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए सरकार के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसी मानसून सत्र में ब्रॉडकास्ट बिल 2024 पेश किया। सरकार का कहना था कि इसे ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच और फेक न्यूज को रोकना संभव होगा। एक्सपर्ट्स का मानना था कि सरकार इस बिल के जरिए ऑनलाइन पब्लिश होने वाले कंटेंट को रेगुलेट और मॉनिटर करना चाहती है। 90 से ज्यादा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन और एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया। 12 अगस्त 2024 को सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर 2 बड़े बदलाव किए। प्रॉपर्टी बेचने पर इंडेक्सेशन का लाभ खत्म किया और 1 साल पहले खरीदे गए स्टॉक्स बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। 7 अगस्त को निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए बजट में लाए गए प्रॉपर्टी से जुड़े नए नियमों में संशोधन किया गया है, यानी यहाँ पर भी सरकार को पीछे हटना पड़ा। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर बनाना संवैधानिक है। इससे दलित आरक्षण पर बहस छिड़ गई। एनडीए सरकार में सहयोगी टीडीपी ने इसका समर्थन किया, जबकि एलजेपी ने इसका विरोध किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान पीएम मोदी ने भी अनुसूचित जाति में वर्गीकरण की बात कही थी। हालांकि अब विरोध बढ़ने पर सरकार का स्टैंड बदल गया। 9 अगस्त को पीएम मोदी ने उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान में एससी एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश के जरिए कोर्ट के फैसले को बदल सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने इसी साल पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। कई विपक्षी दल हर चुनाव से पहले पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करके विपक्षी दलों के हाथ से एक मुद्दा छीनने की कोशिश की है। कई बड़े फैसले को वापस लेने का मतलब है कि मोदी सरकार को लगा कि उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, इसलिए सरकार इन मुद्दों पर अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों के साथ की जरूरत है। बीजेपी के सहयोगी दल काफी सदी राजनीति कर रहे हैं। वो बाहर से तो सरकार के समर्थन में बोलते हैं कि गठबंधन में सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से सरकार पर अपने फैसले वापस लेने के लिए दबाव बनाते हैं। लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड, ब्रॉडकास्ट बिल के मामलों में ऐसा ही देखने को मिला। अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार इन चुनावों से पहले किसी मुद्दे पर कोई गलती करके विवाद को बढ़ने नहीं देना चाहती है, और यही वजह है कि थोड़ा सा विवाद होते ही सरकार अपने फैसले वापस ले लेती है। सरकार अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन पर है। वो पहले ये स्पष्ट करना चाहती है कि अभी पब्लिक के बीच उसकी क्या पोजीशन है। जो विश्वास लोगों का पहले 2 टर्म में था, क्या वो अभी भी बरकरार है? इसके बाद ही पार्टी अपनी पुरानी वाली फॉर्म में वापस आएगी, जिसमें नरेंद्र मोदी की छवि एक ताकतवर और बड़े फैसले लेने वाले नेता की है। इसके बाद 3C फैक्टर, जिसकी वजह से मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है, वो है कास्ट, सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन। इन मुद्दों पर विपक्षी हमले की शिकार हो रही सरकार अब नए विवाद से बचना चाहती है। सीनियर जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता कहते हैं कि फिलहाल मोदी सरकार विपक्ष के 3C फैक्टर में फंस गई है। 3C फैक्टर का मतलब है कास्ट, सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के बैकफुट पर होने की एक वजह यह भी हो सकती है, अभी हाल के लोकसभा चुनाव में कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने को लेकर विवादित बयान भी सामने आए हैं। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन राहुल गांधी ने संसद तक संविधान की किताब को हाथ में लेकर मार्च किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संविधान को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। मोदी 3.0 सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकार अगर संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना चाहती है तो इससे पहले उसे विपक्ष की व्यापक सहमति की जरूरत होगी। सहयोगी दलों और विपक्षी दलों की सहमति के बिना सरकार संविधान में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं कर पाएगी। विपक्ष लगातार जाति के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। लेटरल एंट्री पर
तमाम विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद सरकार का यू टर्न इस ओर इशारा करता है। रिजर्वेशन से छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह गठबंधन दल भी सरकार को दे रहे हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कैटेगरी पर की गई टिप्पणियों को मोदी सरकार ने लागू करने से मना कर दिया। अभी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार जाति के मुद्दे पर संभल कर चलना चाहती है। 1881 में शुरू होने के बाद हर 10 साल में जनगणना होती रही है। 1941 में वर्ल्ड वॉर के समय जनगणना नहीं हुई और 2021 में कोरोना के समय इसे टाला गया। अब विपक्ष जनगणना के साथ ही जाति जनगणना की मांग कर रहा है। संभव है कि बीजेपी परिसीमन से पहले जनगणना कराए और जनगणना फॉर्म में एक अलग से जाति का कॉलम जोड़कर विपक्ष की इस मांग को दबा दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो विपक्ष जाति जनगणना को लेकर लोगों के बीच जाएगा। इससे मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है। अभी तक बीजेपी जाति जनगणना पर खुलकर नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब RSS के स्टैंड से बीजेपी का धर्म संकट खत्म हो गया है कि अभी तक पार्टी इसका न तो खुलकर विरोध कर पा रही थी और न ही समर्थन। अभी केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में RSS की 3 दिवसीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें देश में जाति जनगणना कराना, डिलिमिटेशन और महिलाओं को 33% आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात हुई। इसमें भी जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण पर ज्यादा फोकस रहा। RSS के प्रचारक दिलीप देवधर कहते हैं, विपक्ष जिस जाति जनगणना की बात आज कर रहा है, RSS हमेशा से उसका पक्षधर रहा है। जाति जनगणना के बाद RSS के लोग हिंदुओं की सभी जातियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। RSS का मकसद है कि हर उस व्यक्ति को अपनी छाया में लाना तो किसी न किसी तरीके से हिंदू धर्म को मानते हैं। ये कोशिश आज भी अधूरी है कि RSS को कैसे सभी जातियों का प्रतिनिधि बनाया जाए। इसी साल 21 मई को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शुरुआत में वो कम सक्षम थे, तब उन्हें RSS की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज वो सक्षम है। आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है। ये बयान लोकसभा चुनाव के चौथे राउंड की वोटिंग के बाद आया था। दिलीप देवधर कहते हैं कि अब फिर से RSS केंद्रित बीजेपी बन चुकी है। 3 दिनों की बातचीत के बाद बीजेपी RSS हार्मोनी फिर से बन गई है। 2001 से ही बीजेपी की पॉलिसी रही है कि सरकार में RSS नहीं चाहिए, सरकार पार्टी की होगी और संगठन पर RSS का कंट्रोल होगा। हाल में हुई बैठक में ये तय हुआ कि सरकार और RSS साथ मिलकर काम करेंगे। दिलीप देवधर बताते हैं कि RSS और बीजेपी के बीच तालमेल बिगड़ने का खामियाजा इस लोकसभा चुनाव में दिखा है। बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान हुआ। आने वाले समय में ऐसे नुकसान से बचने के लिए RSS ने सरकार को समय समय पर सुझाव देने का फैसला किया है। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा।